हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी नोटिफिकेशन आई हुई है। अगर आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब कम से कम तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी स्ट्रीम से। सबसे अच्छी बात यह कि आपको स्टेट राज्य चेंज करने का टेंशन नहीं, आप अपने ही राज्य में काम कर सकेंगे बिल्कुल, और पोस्टिंग आपके अपने राज्य में ही मिलने वाली है। ऑल ओवर इंडिया वैकेंसीज आई हुई, आप देख ही रहे, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ जैसे जैसे। तो हर स्टेट की वैकेंसीज जो है ना डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको दिखाई दे रही हैं। तो लगभग हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरी में वैकेंसीज आई हुई हैं। टोटल मिला के पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 पर वैकेंसीज ही है सभी स्टेट यूनियन टेरिटरीज की। पेज नंबर 3 पर भी है। तो कुल मिला के 180 पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है किसी भी स्नातक कैंडिडेट के लिए। 180 वैकेंसीज है। ऑल ओवर इंडिया से वैकेंसी नोटिफिकेशन आई हुई है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। लेकिन एक चीज इसमें जो है ना वो आपको ध्यान देना है, फॉर्म भरने के पहले। मैं आपको हर डिटेल वीडियो में बता दे रही हूँ, लेकिन एक बहुत ही खास चीज है जिसको ध्यान दीजिए पहले, उसके बाद आपको लगता है कि हाँ ये पॉइंट ठीक है तभी अप्लाई कीजिए। तो पहले तो देखेंगे नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से हुई है और बाकी चीजें। तो LIC का ही एक LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड भी है। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में LIC HFL भी बुलाते हैं, तो यहाँ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आई हुई है जूनियर असिस्टेंट्स के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट हु मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन फॉर सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट एज जूनियर असिस्टेंट। किसी एक जगह के लिए ही आपको अप्लाई करना है, ऐसा नहीं है कि मल्टीपल आपको एप्लीकेशंस करने हैं, एक ही एप्लीकेशन आपको करनी है। तो आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे गुंटूर, तिरुपति, विजयवाड़ा और वाइजाग में है वैकेंसीज। आंध्र प्रदेश में टोटल 8 वैकेंसीज है। अगर मैं हर स्टेट की वैकेंसी आपको बताऊं तो वो लंबी हो जाएगी। मैं आपको स्टेट बता देती हूँ, अगर कोई स्टेट मिस हो गया है तो ठीक है, फिर आप दूसरे जगह से कर दीजिए अप्लाई। तो आसाम में वैकेंसीज आई हुई है टोटल 3। बिहार में कुल मिला के 7 वैकेंसीज है, 7। छत्तीसगढ़ में 3 वैकेंसीज है और दिल्ली में 3 वैकेंसीज है। गुजरात में टोटल मिला के 2 वैकेंसी ही है। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में टोटल 1 वैकेंसी, ओनली 1 वैकेंसी है, वो भी जम्मू में है। कर्नाटका में काफी वैकेंसीज है, टोटल 29 वैकेंसीज है कर्नाटका स्टेट से। केरला के लिए 3 वैकेंसीज हैं और मध्य प्रदेश में भी ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 18 वैकेंसीज मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में एग्जैक्ट जॉब लोकेशन भी दिया हुआ। अब इससे अच्छा और क्या होगा कि आपको पता है कि हाँ अगर महाराष्ट्र में मेरी सिलेक्शन होगी तो सोलापुर, पुणे, नासिक, नागपुर, मुंबई, कोल्हापुर, जलगांव, धुले, औरंगाबाद या अहमदनगर में पोस्टिंग मिलने वाली है। तो इतना भी क्लियर कर दिया है, हर पॉइंट को क्लियर कर दिया इन्होंने। तो 25 वैकेंसीज महाराष्ट्र से, ऑल ओवर महाराष्ट्र से हैं। ओडिशा में टोटल 7 वैकेंसी है, जो कि सिर्फ कटक, भुवनेश्वर में पोस्टिंग रहेगी। और पंजाब में सिर्फ अमृतसर में रहेगी वैकेंसी, एक ही है, 1 वैकेंसी। राजस्थान में कुल मिला के टोटल मिला के 1 वैकेंसी अलवर में। सिक्किम में 1 वैकेंसी गंगटोक में। चेन्नई में ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज। तमिलनाडु में, तमिलनाडु स्टेट में चेन्नई, कोयम्बटूर और ये सब मिला के 21 वैकेंसीज हैं। तेलंगाना में भी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। इसमें तेलंगाना में टोटल 24 वैकेंसीज, 24 वैकेंसीज देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में टोटल 13 वैकेंसीज। उत्तराखंड में 1 वैकेंसी। वेस्ट बंगाल में 9 वैकेंसी एंड ग्रैंड टोटल है 180। टोटल 180 वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट। सिटी वाइज वैकेंसीज। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट इज बेस्ड ऑन सिटी वाइज वैकेंसीज एंड मेरिट। तो सिटी वाइज वैकेंसीज और मेरिट मतलब कि राज्य स्तर पे आपका, मतलब आपको किसी से कंपटीशन नहीं है, आपको सिर्फ अपने राज्य के कैंडिडेट से कंपटीशन रहेगा, मतलब जिस स्टेट में आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो सिटी वाइज वैकेंसीज और मेरिट बनेगा। तो अगर बोलने का मतलब तो ये कि सिटी वाइज आपको वो भी स्टेट लेवल का भी कंपटीशन नहीं होगा, सिटी वाइज है मेरिट। तो फिर भी देखते चलिए। अभी the actual posting of selected candidate as per city vacancy will be as per merit drawn। वैकेंसी स्टेट दिया हुआ है, वैकेंसी सिटी दिया हुआ है। एग्जामिनेशन स्टेट फ्रॉम वेयर कैंडिडेट विल अपियर फॉर रिटन एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन स्टेट जहां से आप अपियर होंगे और जिस स्टेट से आप, मोस्टली आप जिस स्टेट में, जिस सिटी में आप करेंगे ना, वहीं पे आपको एग्जाम सेंटर और इंटरव्यू सेंटर मिल जाएगा। इसमें सिलेक्शन में इन्होंने एक एग्जाम रखा है और एक इंटरव्यू। लेकिन एग्जाम में एक पॉइंट बहुत बड़ा लिखा है, उसको ध्यान देना। मैं अभी एग्जाम वाले पॉइंट पे आ रही हूँ। पहले एज क्राइटेरिया वगैरह चेक करेंगे, क्वालिफिकेशन चेक करेंगे। तो इसमें 16 अप्रैल आज नोटिफिकेशन जो है ना
आज ही रिलीज हुई है, आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई है। तो पोर्टल पे मैं आपको लेके चलूंगी कि कहाँ से अप्लाई करना है, कहाँ पे आप एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं। टोटल 24 पेजेस की पीडीएफ है, मेन चीजें तो मैं वीडियो में ही कवर कर दे रही हूँ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड हो जाएगा, कम समय है, 30 अप्रैल, 30 अप्रैल, 30th मैं बोल रही हूँ, आपको शायद 38 सुनाई दे, बट आई एम सेइंग 30th। इसके लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए कॉल लेटर आ जाएगा 7 to 10 डेज बिफोर एग्जाम, क्योंकि कई बार एग्जाम देने के बाद ये टेंशन आती है कि अभी तक कॉल लेटर, एडमिट कार्ड नहीं आया, तो इसलिए। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन एक टेंटेटिव डेट इन्होंने बता दिया कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में रहेगा, तो फर्स्ट वीक में रहेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर थोड़ा पोस्टपोन भी हो गया तो सेकेंड वीक तक जा सकता है, मतलब आपको एटलीस्ट थोड़ा आइडिया है कि हाँ जून के मंथ में एग्जाम हो जाएगा। LIChousing.com पे चलेंगे और वेबसाइट चेक करेंगे। जो इसकी सैलरी है, क्योंकि देखें अब इसमें हर टाइप का सिटी है, आपको 3 टाइप का रहता है, एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी। एक मेट्रो सिटी होता है, एक नॉर्मल, और एक जो है ना थोड़ा सा विलेज टाइप का रहता है। तो उस पर डिपेंड करती है, क्योंकि HRA फिर बदल जाता है। तो आप मेट्रो सिटी में जैसे मान लेते हैं बैंगलोर में हो गई पोस्टिंग, मुंबई में हो गया, दिल्ली में हो गया, तो मेट्रो सिटी में 41,509 रुपीज पर मंथ, मंथली सैलरी 41,509 रुपया। सिटी 2 में जो आपको नॉर्मल सिटीज है 39,909 क्राउडेड सिटीज, और बाकी जो थोड़ा सा विलेज टाइप का रहेगा तो 38,000, ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि HRA की वजह से ही चेंज होता है ना, और HRA आपको मेट्रो सिटी में थोड़ा ज्यादा मिलता है, वो फर्क आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मेट्रो सिटी में 4,400 HRA है, तो बाकी जो है 3,600 और 3,000, तो इससे ही फर्क होता है। बाकी सब लगभग सेम रहता है। अदर बेनिफिट्स इसकी वजह से ही कम होता है, थोड़ा सा ये भी कम है अदर बेनिफिट्स। बाकी मील कूपन मिलेगा, प्रोविडेंट फंड मिलेगा, मेडिक्लेम मिलेगा, ग्रुप इंश्योरेंस होगा। इसमें कुछ पैसे आपको PF के कट जाएंगे, ये ग्रॉस सैलरी है तो आपको हर महीने 2,400 कट जाएंगे, इतना आपको मिलेगा नहीं। इन हैंड सैलरी, ये ग्रॉस सैलरी है, इसमें अभी PF का कटेगा। मील तो कूपन मिल जाएगा, या तो आप नहीं खाएंगे तो फिर वो पैसे मिलेंगे आपको, रियम्बर्स होंगे, है ना। आप अपना लंच लाएंगे तो ये रियम्बर्स होना चाहिए। ग्रुप इंश्योरेंस का तो 150 रुपया ही है। अदर बेनिफिट्स तो आपको मिलेगा, HRA मिलेगा, आपको हाथ में मिलेगा। चलिए अभी देख लेते हैं और चीजें। DA नहीं लिखा है इन्होंने, डियरनेस अलावेंस में ही शायद अदर बेनिफिट में जोड़ दिया रहेगा। एनीवेज जो भी है, इसमें मील कूपन इज पेबल एट द, चलिए ये मील कूपन बाद में आप देख लेना। और चीजें मैं देख लेते, क्वालिफिकेशन तो हो गया, मतलब क्वालिफिकेशन मैंने आपको बोला है, लेकिन यहाँ पे कहाँ लिखा है, प्रोबेशन पीरियड, परिवीक्षा काल, या जो ट्रेनिंग पीरियड होता है, क्योंकि ट्रेनिंग तो रहता ही है एक, उसको परिवीक्षा काल या प्रोबेशन पीरियड भी बुलाते हैं। 6 मंथ्स का रहता है। अगर कहीं पे थोड़ा कम लगता है उनको कि हाँ अभी सीखना कम रह गया है, तो वो प्रोबेशन पीरियड को एक्सटेंड करते हैं, बट नौकरी नहीं जाती है, नौकरी रहेगी। चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 180 वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की, 21 to 30 ईयर्स बता रहे हैं जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से रहेंगे तो 21 to 30। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो एज में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के नियमों के अनुसार एक बार चेक करेंगे। 1 अप्रैल 2026, 1 अप्रैल 2026 को कट ऑफ डेट लेके एज की कैलकुलेशन करनी होती है। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन 1 अप्रैल 2026 कट ऑफ डेट है। इस डेट तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, इसका कोई ना कोई एविडेंस प्रूफ होना चाहिए, जैसे मार्कशीट हो, कुछ भी, कोई भी एक एविडेंस। मास्टर डिग्री नहीं मांग रहे हैं, स्नातक की डिग्री, मिनिमम स्नातक की डिग्री है, जिसमें कि 55% या अबव मार्क्स होना चाहिए, 55% या अधिक मार्क्स होना चाहिए, एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोर्स कंप्लीटेड थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस, डिस्टेंस, पार्ट टाइम नॉट एलिजिबल। अगर आपने डिस्टेंस कोर्स किया हुआ है तो, या कॉरेस्पॉन्डेंस जिसे बोलते हैं, या पार्ट टाइम आपने किया, फुल टाइम नहीं किया, मतलब रेगुलर कोर्स वाले जो कैंडिडेट है ना वही अलाउड है। बहुत लोग ऐसे पत्राचार से करते हैं ना, पत्राचार वाले अलाउड नहीं है। पत्राचार बोलते हैं या डिस्टेंस बोलते हैं तो वो अलाउड नहीं। और कई लोग पार्ट टाइम भी कर लेते हैं कि चलो जॉब के साथ में पार्ट टाइम पढ़ाई कर ली, तो वो भी एलिजिबल नहीं है। तो फुल टाइम होना एक जरूरी चीज है और रेगुलर होना जरूरी है ना। तो 55% मार्क्स होना भी जरूरी है। अभी थोड़ा सा आपको कंप्यूटर का बेसिक आता है। आजकल कंप्यूटर का बेसिक सबको आता है, सभी आजकल एंड्रॉयड फोन या ऐसे यूज कर रहे हैं, तो बेसिक आपको जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब पता ही रहता है। वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे, जिनके पास रहेगा तो प्रेफरेंस देंगे। देखिए एग्जाम के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगा, तो मेरिट लिस्ट बनेगा, अब क्या होता है 2 कैंडिडेट का एक ही मार्क्स आ गया, सेम मार्क्स आ गया, तो फिर वैसे में प्रेफरेंस किसको देंगे, उसमें देखेंगे अगर 2 या 3 कैंडिडेट का एक ही मार्क्स आ गया, सीट तो इतना ही है, तो अब उसमें से कैसे प्रेफरेंस डिसाइड करेंगे कि किसी के पास एक्सपीरियंस है तो चलो उसको प्रेफरेंस दे देते हैं। कंप्यूटर थोड़ा आना ही चाहिए। तो ये हो गया। अब इसमें जो है जिनकी ना
एज जो है वो बॉर्डर लाइन पे होती है, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि एलिजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने रेफरेंस के लिए 2 डेट दे दिए हैं कि 2 अप्रैल 1996 से लेके 1 अप्रैल 2005 के बीच में, या इस दोनों डेट पर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मेंशन शुड बी फ्रॉम, जो भी आपकी डिग्री है वो वैलिड होनी चाहिए, और यूजीसी से उसको अप्रूवल मिली होनी चाहिए, जो भी कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, क्योंकि यूजीसी ये रेगुलेटरी बॉडी है ना, तो वो वैलिड होना चाहिए। कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है जिसको मान्यता प्राप्त नहीं है, वैसा नहीं। तो ये हो गया। अभी परसेंटेज में ये बोल रहे हैं कि अगर 55% लिखा है तो मतलब एग्जैक्ट 55% होना चाहिए या उससे ऊपर ही होना चाहिए। अगर आप बोल रहे हैं कि 54.99% है तो उसको कम मानेंगे, 55% से कम मानेंगे। तो अगर आपका ऐसा केस है कि मेरा तो चलो 54.5% है ही, 54.6% है ही, तो मैं अप्लाई कर देता हूँ या कर देती हूँ, तो मत अप्लाई कीजिए, वो बाद में रिजेक्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि एग्जैक्ट 55% या उससे अधिक मार्क्स होने चाहिए। अभी इसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और इंटरव्यू होगा। अच्छा, इसमें एज में रिलैक्सेशन का पॉइंट अभी तक मैंने नहीं देखा है, अगर आगे दिया होगा तो रिलैक्सेशन होगी, नहीं तो फिर एक बार चेक करेंगे। यहाँ पे अभी आप ध्यान दीजिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में मैंने आपको एक बार बोला ना कि एक बार आप पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिए, एक पॉइंट है वो सुनिए, क्योंकि उसके पहले अप्लाई मत कीजिए। अभी वो पॉइंट आ रहा है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन मतलब सीबीटी होता है आजकल, तो कंप्यूटर पे होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। 2 घंटे का टाइम आपको मिलता है। इसमें इंग्लिश होता है, लॉजिक होता है, जनरल अवेयरनेस होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है, एंड कंप्यूटर होता है, जिसमें कि 200 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, 200 मार्क्स मिलते हैं। क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही होंगे। तो अभी आपको लग रहा, देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन तो इंग्लिश में रहता ही था, लॉजिक रीजनिंग कुछ जरूरी नहीं होता है, इंग्लिश में भी थोड़ा पढ़ के हम आंसर कर लेते हैं, जनरल अवेयरनेस भी हम थोड़ा इंग्लिश में पढ़ के आंसर कर लेते हैं, इतना कुछ टफ इंग्लिश नहीं रहता है कि आप समझिए 1-2 क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो चलो, वैसे भी न्यूमेरिकल एबिलिटी भी आप समझ सकते हैं। कंप्यूटर का क्वेश्चन क्या, कंप्यूटर का क्वेश्चन कंप्यूटर आपको आता है तो फिर वो आपको क्वेश्चन इंग्लिश में भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ऐसे ही इन सब में जो भी कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में पूछ लिया तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। फिर भी कुछ लोगों को थोड़ा सा ज्यादा ही मतलब रहता है कि नहीं हिंदी होना चाहिए, तो फिर अगर ऐसा है कि आपको हिंदी में तो चाहिए ही क्वेश्चन, तो ऐसे केस में फिर आप अप्लाई मत कीजिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं हिंदी होगा तो अप्लाई करेंगे, नहीं तो चांस नहीं लेंगे, तो ऐसे केस में जो प्योर हिंदी वाले हैं, जो बिल्कुल इंग्लिश नहीं करना चाहते हैं अटेम्प्ट, उनको ये वाला फॉर्म नहीं भरना होगा। वैसे तो भर दीजिए फॉर्म, अगर 120 मिनट्स आपको मिल रहा है, टोटल 2 आवर्स का टाइम लगेगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे, प्रश्न पत्र सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा में होगा, इंग्लिश भाषा में होगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/4 मार्क्स कट होंगे। मतलब कहने का मतलब, क्योंकि देखिए 1 क्वेश्चन 1 मार्क है ना, एक क्वेश्चन करेक्ट होगा तो 1 मार्क मिलेगा। अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करते, मान लिया आपने अटेम्प्ट छुआ ही नहीं, क्वेश्चन को टच ही नहीं किया, तो आपको 0 मार्क मिलेंगे, है ना। आपने क्वेश्चन को टच नहीं किया, आपने स्किप कर दिया तो कोई बात नहीं। अब मान लिया आपने टच कर दिया और वो गलत हो गया, ठीक है, रॉन्ग हो गया, तो रॉन्ग हो गया, तो ऐसे अगर आपने 4 क्वेश्चंस रॉन्ग कर दिए तो फिर आपका 1 मार्क माइनस हो जाएगा, है ना। चलिए, इसके बाद जो है LIC-HFL रिजर्व, चलिए हो गया। इंटरव्यू होगा, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज ओनली दोज कैंडिडेट्स हु रैंक सफिशिएंटली हाई इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन देयर रिस्पेक्टिव मार्क्स इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो candidate who do not attend the interview or who do not obtain the minimum qualifying marks in the interview shall be, तो इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा है इंटरव्यू में, या तो आप अटेंड ही नहीं कर रहे हैं या फिर आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला रहे, तो रिजेक्ट हो जाएगा, भले आपने उसमें मेरिट में नाम लिया। शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू विल बी प्रोविजनल विदाउट, वो तो ठीक है प्रोविजनल रहता है क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। फाइनल सिलेक्शन के लिए मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड मार्क्स ऑफ ऑनलाइन एग्जाम एज वेल एज इंटरव्यू। तो इंटरव्यू और एग्जाम दोनों के मार्क्स मिला के बनेंगे आपके मेरिट लिस्ट। और आपको इसमें बहुत टेंशन नहीं लेना, आपके राज्य का ही केवल जो है ना, वो भी बोले सिटी वाइज बनाएंगे अगर मेरिट लिस्ट, तब तो और भी कंपटीशन कम हो जाएगा। तो फॉर्म भरते वक्त आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। अब इसमें एज में रिलैक्सेशन का पॉइंट जैसा होता है सब जगह भारत सरकार के नियम, ऐसा मुझे दिखाई एज में रिलैक्सेशन का दिख नहीं रहा है। तो अगर नहीं है एज में रिलैक्सेशन, मिलना तो चाहिए। SC/ST कैंडिडेट को, OBC PWD ये सब कैंडिडेट। एग्जाम सेंटर आप देखिए, ऑनलाइन एग्जाम के सेंटर्स 19 पेज नंबर पे दिए हुए छत्तीसगढ़ में, मतलब ऑल ओवर इंडिया एग्जाम के भरपूर जो है ना
सफिशिएंट नंबर ऑफ सेंटर्स बनाए। पेज नंबर 19 पे आप चेक कीजिए, पेज नंबर 19, 20 आप चेक कीजिए, 18, 19। और इसमें इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आएगा वगैरह, ठीक है। अब इसमें मुझे एक ही चीज दिखाई नहीं दी कि एज में रिलैक्सेशन जो होता है ना भारत सरकार के, फीस, हाँ फीस की डिटेल आपको देखा नहीं। फीस जो यहाँ पे पेज नंबर 11 पे दिया हुआ, पेज नंबर 11 पे फीस दिया हुआ, जूनियर असिस्टेंट के लिए 800 रुपीज एप्लीकेशन फी है, जीएसटी एट द रेट 18% विल बी चार्ज ऑन एप्लीकेशन। तो 18% और हो गया तो थोड़ा और लगेगा, है ना। 8 से पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको समझेगा कितना। 144 रुपीज और लगेगा, मतलब लगभग 1000 रुपीज तो हो ही गए। मतलब इधर कम लिख दो फिर बाद में बढ़ा दो, तो लगभग 1000 रुपीज तो हो ही गया अगर जीएसटी अलग से लगा रहे हैं तो। फीस नॉन रिफंडेबल रहेगा, आपका सिलेक्शन होता है नहीं होता, आप विड्रॉ करना चाहते हैं किसी स्टेज पे आप नहीं जाते, किसी भी केस में, मतलब आपने एक बार फीस भर दिया उसके बाद वो रिफंड नहीं होगा। 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपको आवेदन कर लेना। एज में रिलैक्सेशन का पॉइंट मैंने चेक किया, मुझे दिखाई नहीं दिया, मिलता तो है हर जगह पे, यहाँ पर नहीं। अगर मुझे मिल रहा है या फिर दे नहीं रहे हैं तो LICHFL वेबसाइट मैंने गूगल पे सिंपल टाइप कर लिया क्योंकि ठीक ही लग रहा था मुझे वेबसाइट, LIChousing.com। कभी भी जब भी आपको पेमेंट करना हो ना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन भरनी हो तो वेबसाइट को विकीपीडिया से लिया कीजिए। फिलहाल मैंने विकीपीडिया से नहीं लिया, डायरेक्ट ले लिया, आप एक बार विकीपीडिया से भी चेक कर लीजिएगा। तो इसमें चले आइए, यहाँ पे किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे कॉर्नर में, अपर कॉर्नर में, राइट अपर कॉर्नर में 3 छोटे छोटे लाइंस होते हैं, उस पर हमेशा क्लिक करते हैं तो होम बहुत सारी चीजें, ऑप्शंस जो है ना दिखने लगते हैं। इसमें एक बार चेक करते हैं करियर्स चेक करते हैं एक बार। तो करियर्स में क्या आ रहा है, करियर्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज एट LIC हाउसिंग फाइनेंस। तो रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट ये आया ना, है ना। अब यहाँ पे देखें डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट के लिए अलग से लिंक दिया हुआ इन्होंने, तो ये डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट अलग से, टू अप्लाई ऑनलाइन लिंक क्लिक हियर, तो ये हो गया ऑनलाइन क्लिक हियर। यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल्स है उसको आप कहीं पे अच्छे से, अगर आप सीरियस हैं तो कहीं पर भी रजिस्टर जब आप करते हैं तो उस डिटेल को आप किसी भी अच्छे से, अगर आप जॉब सीकर हैं तो एक डायरी बना लीजिए जिसमें कि आप जहां भी रजिस्टर करते हैं वो सेफ लिख दिया हो वेबसाइट के हिसाब से, या फिर मेल पे आप अच्छे से रखिए। कई बार मेल पे मिलने नहीं लग जाता, वो ऑटोमेटिकली डिलीट भी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है ना कि डिलीट हो जाता है गलती से, तो इसलिए हमेशा पेन एंड पेपर से तो लिख के ही रखना चाहिए। ये डिटेल्स रखिए, बाद में भी फ्यूचर में भी एडमिट कार्ड आएंगे, कुछ भी आएगा तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन जो आपने किया उसके जो भी डेटा इनपुट्स है उसकी जरूरत होगी।